Hello everyone, this is Himanshu Sharma and today we are going to discuss about operating system. This is the chapter number 8 of class 10. The name of the subject is that information technology. The subject code is that 402. As you all know that we are going to discuss about operating system जो कि हमारे बुक में चैप्टर नंबर 8 है, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन यू स्विच इट ऑन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले लोड होने वाला जो सिस्टम होता है, सबसे पहले लोड होने वाला जो प्रोग्राम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बेसिकली वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक हमारा सीपीयू होता है। और जो हमारा सीपीयू होता है बेसिकली उस सीपीयू के साथ हमारी सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं? हमारा मॉनिटर उसके साथ कनेक्ट होता है, और हमारा क्या कनेक्ट होता है? कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, एटीसी एक्सेट्रा। जो हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो हमारे सीपीयू के साथ लिंक रहती हैं, राइट? बट एक चीज हमने अगर नोटिस की हो कि जब सीपीयू को हम लोग ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने का मतलब क्या है? वी हैव टू स्विच ऑन दिस डिवाइस। हमें इस डिवाइस को क्या करना होता है? ऑन करना होता है। तो जैसे ही हम इस डिवाइस को ऑन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो चुका है। लेकिन जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, यानी कि सीपीयू को जब भी आप ऑन करते हो, तो कभी आपने शायद नोटिस किया हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये स्क्रीन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉनिटर है। तो इस मॉनिटर को जब भी हम देखते हैं, जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया, तो हमारे इस मॉनिटर के अंदर एक छोटा सा कर्सर यहाँ पे शो होने लगता है जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं, राइट? तो एक कर्सर यहाँ पे आता है और ये आएगा चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, यानी कि ब्लिंक करेगा। एक चीज तो ये आपने कभी नोटिस की हो, या इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आते हैं, प्रेस F2, प्रेस F11 या एंड सो ऑन, इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए आते हैं। एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग, राइट? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट हो रहा है। एग्जैक्टली ये बूट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम में ये चीज चेक की जा रही होती है इंटरनली, दैट इज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन दिस कंप्यूटर और नॉट। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है या नहीं है, एग्जैक्टली वो चीज यहाँ पे चेक हो रही होती है, ठीक है? तो जैसे ही उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, ये क्या करता है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देता है, राइट? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आइकन्स बने हुए आने लगते हैं, ठीक है? और हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो एग्जैक्टली जो कंप्यूटर सिस्टम ऑन हुआ है, यानी कि हम लोगों के काम करने लायक, जो परफॉर्म करने लायक हुआ है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे फर्स्ट टाइम पे हमारे प्रोग्राम को लोड करता है। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लोड होने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शंस मीन्स दैट हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी टास्क को परफॉर्म करता है वो किस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले पॉइंट हमारे सामने आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट? वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट, यानी कि हमारा जो प्रोसेसर होता है उसको अलग अलग जॉब्स को प्रोवाइड कराना,
ये चीज मेंटेन करना ये किसका टास्क होता है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम रन कर रहे हैं, एक ही टाइम पे अगर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है। इट मीन्स इज दैट, सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर का हम यहाँ पे नाम रख देते हैं P1, राइट। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक ही टाइम पे, आपको पता है कि आज की डेट में जो कंप्यूटर सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं, वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। हम एक ही टाइम पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मूवी भी चला सकते हैं, सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हैं, पीपीटी भी बना सकते हैं, किसी नोट्स को भी ओपन कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होता है? जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा टास्कों को परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रोसेसर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। देखिए कैसे, सपोज मान लेते हैं हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक टास्क परफॉर्म किया और उस टास्क का नाम था T1 टास्क, राइट। तो T1 टास्क जब हमने परफॉर्म किया, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है, उसकी 100% जो पावर है वो फिलहाल कहाँ पे यूज हो रही है? T1 टास्क को परफॉर्म करने में यूज हो रही है। बट लेट्स सपोज वी आर एग्जीक्यूटिंग वन मोर टास्क एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड T2 टास्क। एक ही टाइम पे हमने T2 टास्क यानी कि एक और टास्क को एक्टिवेट कर दिया, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो 100% कैपेसिटी T1 टास्क को काम करने में लग रही थी, क्या अब वो 100% कैपेसिटी के साथ उस काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो यानी कि वहां से कैंसिल होके क्या होगा? अब यहाँ पे 50% और 50% में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम एक और टास्क को रन करते हैं जिसको हम कह देते हैं T3 टास्क, और सेम इसी तरह से एक और टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं जो हमारा T4 टास्क है, तो क्या होगा? हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग टास्क को अलग अलग प्रोवाइड करा दी जाएगी, सो दैट ऑल टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म किया जा सके, इस काम को करने के लिए हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शन काम करता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसर मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट से हम लोग क्या समझ सकते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी अमंग विद द मल्टीपल एप्लीकेशंस। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग तरह की जो एप्लीकेशंस हम लोग यूज करते हैं, उन अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ अपनी एक इंटरनल मेमोरी, जो इंटरनल मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगी हुई है, उस इंटरनल मेमोरी को शेयर करना, ये टास्क हमारा कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है कि किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम मेमोरी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए मेमोरी जो कि हमारी क्या है, एक इंटरनल मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, इंटरनल मेमोरी के अंदर हमारी तीन मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम करती हैं। कौन कौन सी तीन मेमोरी होती हैं? एक तो मेनली हमारी मेमोरी होती है रैम, दूसरा रोम, और तीसरा होता है हमारा हार्ड ड्राइव। तो तीन मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम करती है। ठीक है, तो तीन मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम करती हैं, जो इंटरनल बेसिस पे काम होती हैं, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है? बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी फाइल्स रनिंग स्टेट में होती हैं, राइट,
जितनी भी फाइल्स हमारी रनिंग स्टेट्स में होती हैं वो सारी फाइल्स हमारी कहाँ काम करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर काम करती है। और फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि क्या था, हमारा बूटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए बूटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉन्च होने से पहले जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन हमारे कहलाते हैं बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। और वो सारे इंस्ट्रक्शन किस मेमोरी के अंदर होते हैं, वो हमारे रोम के अंदर स्टोर किए जाते हैं। लास्ट मेमोरी आती है हमारी हार्ड ड्राइव मेमोरी। तो हार्ड ड्राइव मेमोरी क्या करती है, हमारे डेटा को परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। यानी कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा हार्ड ड्राइव की मदद से किया जाता है, राइट। इसको और अच्छे से समझने के लिए कि हमारी मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम एक बार इसको हार्ड ड्राइव को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हार्ड ड्राइव के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड ड्राइव कुछ इस तरह से दिखाई देती है, राइट। जब इस हार्ड ड्राइव को हम ओपन करते हैं तो एग्जैक्टली जिस तरह से हमारे पास सीडी या डीवीडी होती है, इसी तरह से एक डिस्क हमारे इस ड्राइव के अंदर से निकलती है। इस डिस्क को अगर हम जूम करके देखें, फॉर एग्जांपल हमने इस डिस्क को थोड़ा सा जूम कर लिया है, तो अगर कभी आपने सीडी या डीवीडी को बहुत ध्यान से देखा होगा तो शायद आपने नोटिस किया हो कि सीडी डीवीडी के अंदर कुछ इस तरह से सर्कल्स बने रहते हैं, राइट। ये जितने भी सर्कल्स होते हैं फ्रेंड्स, हम नॉर्मली अपनी आई से देख पाते हैं, बट अगर इस डिस्क को और जूम करके देखा जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की इस डिस्क के अंदर हमें पता लगेगा कि जितने भी ट्रैक सर्कल्स बने हुए हैं, ये सभी सर्कल्स पार्ट्स में कटे हुए होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम अपने हार्डवेयर लैंग्वेज के अंदर एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैक, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। तो जब हम इस ट्रैक के बारे में बात करते हैं तो चलिए इस ट्रैक को भी थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं और लेट्स सी देखते हैं इस ट्रैक के अंदर हमें क्या मिलता है। देखिए इस ट्रैक को जब हम जूम करते हैं तो बेसिकली इस ट्रैक के अंदर हमें कुछ इस तरह से बॉक्सेस बने हुए मिलेंगे। और ये बॉक्सेस कितने होते हैं, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 बॉक्सेस होते हैं। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो हमारा एक ट्रैक होता है उसका एक साइज मेजर किया जाता है, और वो साइज कितना होता है, 8 बिट, राइट। एक ट्रैक का साइज अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है एक ट्रैक का साइज 8 बिट होता है। अब ये 8 बिट का मतलब क्या है, देखिए कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज का नाम होता है बाइनरी लैंग्वेज, राइट। तो बाइनरी लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ABCD होते हैं, सेम इसी तरह से हमारा, तो जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सेम इसी तरह से हमारे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो 0 और 1 क्या होता है, हमारे इस 0 और 1 को ही हम कहते हैं बिट, राइट। तो यानी कि एक ट्रैक के अंदर, इस पूरे एक ट्रैक के अंदर अगर हम डेटा को स्टोर करने के बारे में बात करते हैं तो एक ट्रैक के अंदर कितने बिट डेटा स्टोर हो सकता है, 8 बिट डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। तो एग्जैक्टली किस ट्रैक पे, किस लोकेशन पे किस डेटा को स्टोर करना है, ये टास्क परफॉर्म किया जाता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक पार्ट है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इज दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि व्हाट इज डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम डिवाइस किसको कहते हैं, तो डिवाइस का मतलब क्या होता है, whatever we connect with our computer system as a form of hardware component, that is called devices। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट हम विद द हेल्प ऑफ वायर और विदाउट वायर कनेक्ट करते हैं, वो कंपोनेंट हमारा डिवाइस कहलाता है। अब बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए डिवाइसेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, राइट। तो दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। अब ये इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं,
तो देखिए अगर हम इनके नाम को ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा फ्रेंड्स कि दो तरह की डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। इनपुट को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें पता लगेगा इन प्लस पुट, और आउटपुट को अगर हम ध्यान से देखें तो आउट प्लस पुट, राइट। दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है। इनका मतलब क्या होता है, मे, पुट मीन्स रखना, यानी कि वो डिवाइसेस जो हमारे डेटा को हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखने का काम करती है, अंदर भेजने का काम करती है, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो ये डिवाइसेस क्या होती हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इन करने में हमारी मदद करती हैं। आउट प्लस पुट यानी कि डेटा को बाहर भेजने में जो डिवाइसेस हमारी मदद करेंगी वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। तो ये डिवाइसेस क्या काम करती हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को बाहर भेजने में हमारी मदद करती हैं। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं और ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं, राइट। तो डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट की जा रही हैं उनको कंट्रोल करना, यानी कि उनकी वर्किंग को कंट्रोल करना। वो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के साथ मिलके किस तरह से टास्क को परफॉर्म करने वाली है, इस चीज को कंट्रोल करने का काम किस फीचर के अंदर आता है, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आता है, जो कि एक फंक्शन है किसका, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट। तो ये हमारा डिवाइस मैनेजमेंट कहलाता है। अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फाइल मैनेजमेंट, राइट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब वो डेटा जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव करते हैं उसको हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। दिस फीचर्स आर कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट, राइट। यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फाइल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिएशन, हमारे डेटा को क्रिएट करना, डिलीशन, हमारी किसी फाइल को अगर डिलीट करना चाहते हैं हम तो वो भी हमारा फाइल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ट्रांसफर, अगर किसी फाइल को एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन में, एक ड्राइव से किसी दूसरी ड्राइव में, एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर करना है तो ये भी हमारा फाइल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। किसी फाइल को कॉपी करना, किसी फाइल को स्टोर करना, ये भी हमारा फाइल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। इन अ ऑर्गेनाइज वे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको मेंटेन करके रखना, ये हमारा फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। जैसे कि फ्रेंड्स लास्ट स्लाइड में अभी हमने मेमोरी के बारे में जब बात की तो हम वहाँ पे ट्रैक तक पहुंचे थे और हमें पता लगा था कि एक ट्रैक का साइज 8 बिट होता है, यानी कि एक ट्रैक के अंदर 8 बिट डेटा स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बिट का मतलब यहाँ पे क्या है, बिट का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर सपोज मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में 25 एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर की है तो कंप्यूटर सिस्टम में ये बाइनरी के फॉर्म में सेव की जाएगी। मतलब 25 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 11001 ये हमारी क्या होती है, ये 25 की बाइनरी होती है, राइट। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में जब इसको सेव किया जाएगा तो ये 11001 सेव होगा, राइट। और वापस जब इसको कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर के ऊपर देखना होता है तो ये 11001 वापस 25 में कन्वर्ट होकर आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। ये जो इंटरनली जो कन्वर्जन का जो टास्क परफॉर्म होता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने आप करता है, हमारी डिवाइसेस अपने आप इस चीज़ को मैनेज करती हैं, हैंडल करती हैं। बट एग्जैक्टली कीबोर्ड से जब हमने 25 बटन प्रेस किया तो ये हमारी मेमोरी के अंदर 11001 के फॉर्म में जाता है और वापस हमें मॉनिटर पे 25 ही शो होता है। यानी कि ये चीज़ कन्वर्जन का जो काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे डिवाइसेस आपस में मिलकर कंट्रोल करती हैं, राइट। तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो हमारा ट्रैक था, इस ट्रैक के अंदर जो साइज था 8 बिट मतलब 11001 हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इस तरह से स्टोर किया जाएगा 25 को इन द बाइनरी फॉर्म में इस तरह से इसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो दिस फीचर इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब अगली स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर हमें जो प्रोवाइड कराया जाता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट।
बिकॉज हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब काम करते हैं तो वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा हमारी जितनी भी फाइल्स वहाँ पे स्टोर की जा रही हैं उन फाइल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में भी हमारी मदद करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो क्या है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल है वो सिक्योर रहे, किसी दूसरे के हाथ ना लगे। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फीचर देता है क्या कि आप अपने फाइल को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र नेम और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपका डेटा, आपकी फाइल सिक्योर रहेगी, बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा एक फीचर होता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें एक फीचर प्रोवाइड कराया जाता है। ये एग्जैक्टली एक वॉल की तरह होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होती है कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करके कोई काम कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं और इंटरनेट से कोई एक वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को हैक करने की कोशिश करता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके आगे एक फायरवॉल है, यानी कि जो भी वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक करेगा, फायरवॉल उसको रोकने का काम करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर होने से। तो एग्जैक्टली ये जो फीचर कहलाता है ये हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल। ये बिल्कुल एक तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारे एंटीवायरस की तरह ही काम करता है। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये आता है हमारा एरर डिटेक्शन, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ये हमें क्या समझाता है, सिस्टम चेक्स टाइम टू टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली वो क्या करता रहता है, ये टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल थ्रेट तो नहीं आ रहा या आने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे होते हो, जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई काम कर रहे होते हो तो बेसिकली क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर में सपोज इंटरनेट पे कोई एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट को कनेक्ट करके उस पर कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये सपोज इंटरनेट पे हो या किसी नेटवर्क से आप कनेक्ट हो, राइट। अगर आप किसी नेटवर्क से भी कनेक्ट हो तो एग्जैक्टली क्या होता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम अगर इंटरनेट के केस में है या किसी नेटवर्क के केस पे है, क्योंकि इंटरनेट भी इनडायरेक्टली दूसरी लैंग्वेज में हमारा नेटवर्क ही होता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, आपके कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, जो कि किसी एक दूसरी लोकेशन पे एक कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, उसके आपस में बीच में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन चलता है। तो क्या होता है, कई बार उस कंप्यूटर सिस्टम से सपोज मान लीजिए एक दूसरा कंप्यूटर सिस्टम भी कनेक्ट है, CS2 कंप्यूटर सिस्टम 2, और ये भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये C2 कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये इस कंप्यूटर सिस्टम की मदद से आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस अटैक, कोई एक्सटर्नल थ्रेड भेजने की कोशिश कर सकता है। अगर वो एक्सटर्नल थ्रेड आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाती है तो क्या होता है, आपका डेटा डायरेक्ट यहाँ से होके C2 कंप्यूटर सिस्टम के पास पहुंच सकता है। तो एरर डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एरर डिटेक्शन का काम कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो क्या काम करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले एक्सटर्नल थ्रेड्स को टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। अगर उसको कोई इस तरह का एक्सटर्नल थ्रेड मिलता है तो ये हमें इन्फॉर्म करता है तुरंत, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक टाइम पे रन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जॉब शेड्यूलिंग फीचर का इस्तेमाल करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड जॉब शेड्यूलिंग। तो जॉब शेड्यूलिंग फीचर एग्जैक्टली क्या काम करता है, हमारे जैसे अभी लास्ट हमने स्लाइड में एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमारे पास एक प्रोसेसर था P1, जो हमारे P1, P2, P3 और
T4 चार अलग अलग टास्क को एक तरह से हैंडल कर रहा था। ये फीचर हमने प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंदर भी बात की थी। तो यानी कि जॉब शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूसली ये चेक करता रहता है कि जो जो भी टास्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म किए जा रहे हैं, इन टास्क को कंटिन्यूसली हमारे प्रोसेसर का कंट्रोल मिलता रहे। इस चीज़ को हैंडल करने का काम हमारा जॉब शेड्यूलिंग फीचर के अंदर ही आता है। दैट इज कॉल्ड जॉब शेड्यूलिंग फीचर। इसको हम जॉब शेड्यूलिंग फीचर कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो चलिए जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? सपोर्ट ओनली वन यूजर टू डू द थिंग्स एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे हमारा एक ही यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, जैसे विंडोज 98 या माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये क्या थे? ये हमारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें हम एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्या कहा जाता था? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स बेस एंड इंटरेक्टिव इन नेचर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ग्राफिक बेस होता है, यानी कि ग्राफिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। बेसिकली साधारण भाषा में अगर हम बात करें, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी यूज़ एट दिस टाइम इज कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ काम करते हैं, जैसे विंडोज़, मैक, लाइनक्स। विंडोज़ किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, कौन कौन सी? जैसे सपोज अगर फिलहाल हम एट द सेम टाइम इस टाइम पे बात करें तो लेटेस्ट क्या क्या चल रहा है? विंडोज 10 जो हम लोग यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा विंडोज 7, विंडोज 8, या इसके अलावा हम विंडो XP एक आती थी। तो ये सब क्या है? विंडोज है के ही कैटेगरी हैं, जो कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। मैक किसका प्रोडक्ट है? एप्पल कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोडक्ट है, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये आता है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसके नाम से हमें पता लग रहा है क्या? मोर देन वन यूजर यूज कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूजर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रिएट सर्वर यूजर अकाउंट, सेवरल यूजर अकाउंट, सॉरी, वी कैन क्रिएट सेवरल यूजर अकाउंट ऑन अ सिंगल मशीन। एक ही मशीन पे हम एक से ज़्यादा यूजर्स के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो भी यूज़र अपने इस कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना चाहता है वो अपने यूज़र अकाउंट को लॉगिन करके सेपरेटली अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये फीचर हमारा विंडोज़ या लाइनक्स या अलग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल होता है। आज की डेट में आप अपने अपने यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आता है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की डेट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, विंडोज़, लाइनक्स या उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सभी में ये काम किया जा सकता है आज की डेट में। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही प्रोग्राम, एक ही एप्लीकेशन के
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम एक ही टाइम पे रन करना चाहें, तो ये फीचर हमारा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और आज की डेट में जो कंप्यूटर सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो उसमें हम ये फीचर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, वेन एवर यू बुक any ticket online you are actually communicating with real time machine। जब भी आप ऑनलाइन किसी चीज़ का टिकट बुक करते हैं तो उस टाइम पे एग्जैक्टली आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, रियल टाइम मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज आप एक टिकट बुक कर रहे हैं रेलवे में। अगर आप बाई ट्रेन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप रेलवे की साइट पे जाके उसके टिकट को बुक कर सकते हैं, राइट। अब जब आप रेलवे की साइट पे जाके टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि आपकी जो सीट है वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, आपके लिए सीट वहाँ पे बैलेंस है या नहीं है, आपके लिए सीट वहाँ अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये काम कैसे होता है, ये हमारा रेलवे की साइट पे ऑनलाइन रहता है। मतलब जैसे ही अगर किसी ने किसी सीट को बुक किया, और सपोज मान लेते हैं वहाँ पे 10 सीट्स हमारी जो थी वो फ्री थी, और सपोज मान लीजिए किसी ने 5 सीट्स को बुक किया, तो जैसे ही उसकी 5 सीट्स कंफर्म होती हैं तो एट द सेम टाइम क्या होता है, 10 में से माइनस कर दिए जाएंगी 5 सीट्स को, और अब क्या हो जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 5 सीट्स। तो यानी कि इस टाइम पे अवेलेबल सीट कितनी दिखाई जाएंगी आपको, 5 सीट्स अवेलेबल दिखाई जाएंगी। यानी कि ये काम क्या होता है, रियल टाइम में हो रहा होता है। यानी कि जैसे ही किसी ने इस सीट को रिजर्व किया तो तुरंत वहां से वो सीट अवेलेबल नहीं हो पाएगी, वो तुरंत वहां से बुक होके हट जाएगी। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड के ऊपर बात करते हैं हम, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, किसी दूसरे एरिया पे लोकेशन पे है आपका कंप्यूटर सिस्टम, बट इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, किसी भी एक नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड है, और उस नेटवर्क से आप उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज बात कर लेते हैं, आप एज अ स्टूडेंट एक कंप्यूटर सिस्टम को अपने घर पे यूज कर रहे हो, और एज अ टीचर मैं यहाँ से, एक सेकेंड मैंने, जी, एज अ टीचर मैं स्कूल से आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, ये दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब एग्जैक्टली आपने मुझे बताया कि सर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है और जो कि एज अ स्टूडेंट मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर। हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। कैसे, शायद आपने सुना हो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं यहाँ किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर आता है हमारा एनीडेस्क या टीम व्यूवर या एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो एग्जैक्टली क्या काम कर सकते हैं, वो दोनों कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए, और आप उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से इन दोनों कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा सकते हो। यानी कि आपकी स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पे भी शो हो सकती है, और अगर मैं चाहूँ तो मेरी स्क्रीन आपके कंप्यूटर सिस्टम पे भी शो हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज
सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कैसे काम करते हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से क्या काम करते हैं, इस फंक्शन की मदद से हमारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ लिंक कराने का काम करते हैं। तो किसी दूसरी लोकेशन पे मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, अगर इसी तरह से मैं किसी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू अपने उस दूसरी लोकेशन पे कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो दिस फीचर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कंप्यूटर सिस्टम के टाइप्स के बारे में भी बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेस्कटॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा विंडोज 10 जो लेटेस्ट प्रोडक्ट हम लोग विंडोज में यूज कर रहे हैं, उसका जो डेस्कटॉप होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब ये जो डेस्कटॉप हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो एरिया हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया, राइट। यहाँ पे हम अपना जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो हम यहाँ टास्क परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। ये सब क्या है, हमारे आइकन्स हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में नीचे देखें तो ये हमारा होता है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। ये होती है हमारी सर्च बार। एग्जैक्टली हम अगर बात करते हैं तो अगर हम इस पूरी बार के बारे में बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है। जितने भी टास्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस रन होती हैं, वो सारी एप्लीकेशन हमें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये सारी एप्स हमारी यहाँ पे हैं। और ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये हमारा नोटिफिकेशंस एरिया होता है। जितने भी मैसेजेस या जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो हमारा यहीं पे आते हैं। हमारा डेट एंड टाइम भी यहीं पे शो होता है, और बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे आइकन्स हैं, ये हमारा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी मेन्यू लिस्ट होती है, जितनी भी हमारी मेन्यू लिस्ट होती है वो मेन्यू लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो जाती है। मेन्यू लिस्ट का मतलब जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे प्रोग्राम हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। अगर मुझे किसी फाइल को या किसी प्रोग्राम को सर्च करना है तो मैं यहाँ पे अपने सर्च बार के अंदर उसको क्लिक करके सर्च कर सकता हूँ। जितनी भी एप्लीकेशंस मैं रन करता हूँ वो सारी एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे शो हो जाती हैं। मेरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी फिलहाल जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, ये जो डेस्कटॉप शो हो रहा है, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये विंडोज 10 का है, राइट। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। उसमें जो जो भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी, अपना डाउट लिख के भेज दीजिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।